नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में सुबह आई खराबी के चलते पूरी दुनिया में अफरा तफरी देखने को मिली। दुनिया भर में फ्लाइट ऑपरेशन पर इसका खासा प्रभाव पड़ा। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बंद हो गए। इस गड़बड़ी से दुनिया भर में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और 5300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए जा रहे हैं और यात्री दिन भर परेशान होते रहे। भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड में एयरलाइंस, बैंकिंग और टीवी टेलीकास्ट कंपनियों के कामकाज पर इसका बुरा असर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के संकट के चलते ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में टीवी टेलीकास्ट पर भी काफ़ी असर हुआ। ब्रिटेन में सुबह स्काई न्यूज़ ऑफ एयर हो गया। स्काई न्यूज़ के चेयरमैन ने असुविधा के लिए दर्शकों से माफ़ी मांगी। इस गड़बड़ी की वजह क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर के एक अपडेट को बताया जा रहा है। क्राउड स्ट्राइक का इस्तेमाल विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए होता है। गुरुवार रात क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट रिलीज किया और इसी ने गड़बड़ी पैदा कर दी। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ ने कहा है कि इस संकट के चलते जो लोग भी प्रभावित हुए हैं उनसे हम माफी मांगते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी का असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी देखने को मिला। इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट और एयरलाइंस पर दिखाई दिया। देश में 200 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी यात्री इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर करते रहे। कई एयरपोर्ट्स पर मैन्युअली बोर्डिंग पास दिए गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 उड़ानों को रद्द किया गया और 40 उड़ानों में देरी हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर 21 उड़ानों को रद्द किया गया। हैदराबाद में 23, गोवा में 5 और रायपुर में 9 उड़ानें रद्द की गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट की 90% उड़ानों पर इस संकट का असर पड़ा। इन हालात के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि उड़ानों में देरी के चलते सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बैठने की सुविधा दी जाए और भोजन पानी उपलब्ध कराया जाए। हम हालात को सामान्य करने में जुटे हैं। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता शुभांग सिंह की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मौजूद है, जहां पर बहुत सारी जो सर्विसेज थी दिल्ली एयरपोर्ट की वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी इंडिगो के जो फ्लाइट के पैसेंजर्स हैं जो शाम के समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी फ़्लाइट्स का कुछ समाधान हुआ क्या, उन्हें या तो रीशेड्यूल फ्लाइट की गई है, क्या उन्हें कोई एकोमोडेशन दिया गया है या कुछ। सर, आपका नाम? राजरत्न मेरा नाम। सर, ये बताइए कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे की थी? एक्चुअली 6:35 बोला उधर। हाँ, मैं अयोध्या से आ रहा है। कनेक्ट फ्लाइट यहाँ से 6:35 को शुरू होता बोल रहा है। और अभी फ़िलहाल आपको इंडिगो क्या बता रहा है? इंडिगो वाला वो क्या है, वो सर्वर का डाउन है, सो वो करेक्ट होने के बाद दे देंगे बोल देंगे बोल के। पर कुछ समय दे पा रहे हैं वो आपको? कितने बजे तक आपको बता देंगे? बराबर टाइम नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बराबर टाइम नहीं बोल रहा, कब तक वो होता बोल के नहीं बोल रहा। ऐसे कितने और पैसेंजर्स आपके साथ में? बहुत पैसेंजर्स है, बहुत पैसेंजर्स है। तो आपका नाम? मैं हांगकांग से आया हूँ और अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 100 लोग खड़े हैं और 2 जने रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपकी भी कनेक्टिंग फ्लाइट है? कनेक्टिंग फ्लाइट है चेन्नई की। चेन्नई की? हाँ। कितने बजे की? अभी ये है। अभी है? हाँ, अभी की थी फ्लाइट। टिकट भी है मेरे पास, बोर्डिंग पास भी है। इंडिगो की? हाँ, बोर्डिंग पास है मेरे पास। तो आपसे क्या बात कर रहे हैं अंदर इंडिगो? बस बोल रहे हैं कि आप वेट करो। पर कितना वेट करें? बोलते हमारे पास कोई जवाब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट से बात करो। आपको ईमेल आएगा, उस पर आप रिप्लाई करना। अभी ईमेल आया मेरे को, बट वो खुल नहीं रहा है। क्या एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आपको कोई पानी, खाना? कोई सपोर्ट नहीं है सर, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो ना, कोई जवाब भी नहीं दे रहा बरोबर हमको। इंडिगो वाले बस है। इंडिगो की मेरी फ्लाइट थी 11 बजे की, अभी आज की उन्होंने कैंसिल करी। मुझे एयर इंडिया की करवानी पड़ी जो कि थी बिल्कुल 4x महंगी। मेरी 6000 की वो फ्लाइट थी, मुझे 25000 की करवानी पड़ी और इंडिगो की तरफ से मुझे कुछ हेल्प नहीं मिली, ना मुझे अकोमोडेशन की, ना मेरी फ़्लाइट स्टेटस की। और वो बोल रहे हैं हमारा सर्वर डाउन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
11 बजे की फ़्लाइट अब मेरी 3 बजे की हुई है। मैं यहाँ पे एयरपोर्ट में बैठा हूँ तब से। मैं 11 बजे की फ़्लाइट की वजह से इनका मैसेज भी इन्होंने कब कैंसिल करी है, पहले मैंने कॉल पे बात करी है। जब सुबह ये आउटरेज हुआ तो मैंने कॉल पे बात करी, तो इन्होंने कहा हमारा फ़्लाइट सही है, स्टेटस कन्फर्म्ड है। लेकिन उसके बाद अचानक से इनका स्टेटस कैंसिल आता है। मैसेज इनका 2 घंटे बाद आया और ये इस अभी पहले आप यहाँ पहुँच गए, उसके बाद मैसेज आया, जी यानी कि समय पर मैसेज भी नहीं आया 6 घंटा फ्लाइट पकड़ के आया हूँ और दूसरे फ्लाइट के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और कुछ नहीं बता पा रहे हैं कितनी देर तक। नहीं, अंदर 100 से ऊपर लोग हैं। सुविधा देना चाहिए ना, हम लोग इतना दूर से आए हैं, 1 घंटा लेट आए हैं, तो कुछ तो हम लोग को सुविधा करना चाहिए ना। ऐसा है, देखिए ऐसे में यूनियन मिनिस्टर जो हैं सिविल एविएशन के, राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा है कि एयरलाइंस को कम से कम खाना पानी प्रोवाइड करना जरूरी है। कुछ भी नहीं कुछ दिया। सुविधा नहीं दिए जा रहे उनके हैं। सर्वर डाउन है, वो क्या करेंगे? उनके तो हर चीज़ में सर्वर डाउन हो रहे हैं। सुविधा देना चाहिए खाना पानी के ना। लिए सर्वर क्या करना हर चीज़ में सर्वर डाउन है। ऐसे में बात करने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर आपसे? कम से कम कोई नहीं है सर, ये 2 जने हैं अंदर बस। वो लोग बोल रहे हैं सुन ही नहीं रहे सर, वो बोल रहे हैं कि एक एक को जवाब दे रहे हैं। साइलेंटली दे आर गोइंग आउट। और आप जितने लोग हैं सभी की यहाँ पर यही दिक्कत है। सबकी वही दिक्कत है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर पर यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी की धारा 420, 468, 415 और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। पूजा खेडकर पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप है। यूपीएससी की जांच में पता लगा है कि पूजा खेडकर ने जालसाजी कर अपने दस्तावेज बदले और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज़्यादा बार परीक्षा दी। साथ ही पता लगा है कि पूजा खेडकर ने अपना नाम, माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और घर का पता भी बदला। पूजा खेडकर भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में ना बैठ सकें, इसे लेकर भी आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूपीएससी ने आपके ऊपर एफआईआर क्लेम की है। What you have to say on the? We will take its course. Whatever it is there, I will reply. I'm coming back. I'm coming back. I'll give you the bite. उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेट देंगे। मौर्य ने सपा को एक डूबता जहाज बताया और कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, परंतु पूर्ण नहीं हो सकते ये सपने। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में 2017 को दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। दरअसल बीजेपी को लेकर चली अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने आज कहा कि ना संगठन बड़ा होता है, ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं, वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। भाजपाई सत्तान्मुखी हैं, सेवान्मुखी नहीं। देश के बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी संगठनों ने भारत सरकार से 8वें वेतन आयोग का जल्द गठन करने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय पर तेज हो रही है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। कर्मचारी संगठनों ने बजट से पहले नए वेतन आयोग के गठन के लिए जोर बढ़ा दिया है। रेल कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ ही इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की है। नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा 2 बार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को ज्ञापन भी दे चुके हैं। हमने उनसे कहा है कि अब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो 1-2 साल घूमने फिरने में, अध्ययन करने में, मेमोरेंडम लेने में, चीज़ों को समझने में लगाता है। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। कैबिनेट ने कहा है कि बात सही है आपकी, लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी।
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले 8 वर्षों में सरकारी कामकाज के तरीकों में काफी बदलाव हुआ है, अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जीडीपी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसे में कर्मचारी संगठन मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन बेहद जरूरी हो गया है। जो हमारा रेलवे का जो कर्मचारी है वो देश का सुरक्षा का काम करते हैं, इतना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो महामंत्री जी का कहना यही है कि हमारा जब तक हमारा कर्मचारी जो है वो घटाते जाएंगे अगर रेलवे, तो हम कैसे सुरक्षा दे पाएंगे। सेफ्टी के ऊपर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, सब लोग कर्मचारियों को भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे स्टिल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कर्मचारी संगठनों की मांगों में एक अहम मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने की भी है। ये सही है कि जो कमेटी है उसने अपने जो उनका कार्यकाल था उसके दौरान हम लोगों से 2 मीटिंगें पहले भी की थी। मुझे आशा है कि कमेटी जो है वो इस बात को सरकार तक पहुंचाएगी और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बारे में कुछ सहिष्णु जरूर होगी और इस बजट में उसका ऐलान करने का काम होगा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और दूसरे लाभों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान सरकार कब करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने 10 दिनों के अंदर एक और बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस रैकेट का जाल 5 राज्यों के 11 अस्पतालों में फैला हुआ था। अब तक कुल 22 आरोपी किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लोग उस गिरोह का हिस्सा हैं जो किडनी का कारोबार कर रहे थे। फर्जी दस्तावेजों के बल पर ये लोग अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं और इस अवैध धंधे के जरिए लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरोपी नामी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते थे और किडनी के मरीजों को आसानी से ढूंढ लेते थे। ऐसे ही एक पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की कि उसके पति के साथ किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का धंधा 5 राज्यों दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के 11 अस्पतालों में फैला हुआ था, जहां अब तक ये 36 किडनी अवैध तरीके से ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने किडनी रैकेट गिरोह के पास जो सामान जब्त किया उससे पता लगता है कि यह धंधा कितना व्यापक था। बरामद किए गए सामान में कई राज्यों के अधिकारियों की 34 मोहरें, सीलें तैयार करने का सामान, डोनर रिसीवर की 6 फर्जी फाइलें, फर्जीवाड़े की कई लैब, अस्पतालों के दस्तावेज, 2 लैपटॉप जिनमें ट्रांसप्लांट का आपत्तिजनक डेटा था, 17 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1.5 लाख रुपए नकद शामिल थे। इससे पहले 9 जुलाई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 3 बांग्लादेशी नागरिक और नोएडा के नामी अस्पताल की एक डॉक्टर समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसमें जो इंटरनेशनल रैकेट है, इसमें हमने 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कि बांग्लादेशी नेशनल्स हैं 3 जो कि मेन मास्टरमाइंड थे। वहाँ से किडनी पेशेंट को ढूंढना और यहाँ लेके आना और वहाँ से डोनर को भी ढूंढना और लेके आना, फिर उनके नकली कागजात वगैरह बनवा के उनको जेन्युइन रिश्तेदार दिखा के फिर उनका यहाँ ट्रांसप्लांट करवाना। और इसमें उनका एक इंटरप्रेटर था जो कि इंडियन था और उसके साथ साथ एक डॉक्टर और उनके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तक कुल 22 आरोपियों को किडनी ट्रांसप्लांट के जुर्म में गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे और कितने लोग इस गिरोह का हिस्सा हैं, ये जानने के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस की सख्ती के बावजूद ये धंधा बेरोक टोक चल रहा है। गरीब लोग ऐसे गिरोह के झांसे में आ जाते हैं और चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सिंगर के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। गोवा से करीब 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक मर्चेंट शिप में भीषण आग लग गई।
ये मर्चेंट शिप मुंद्रा से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। आग लगने की सूचना मिलने पर कोस्ट गार्ड्स ने एक जहाज मर्चेंट शिप के पास भेजा और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए गोवा से 2 और जहाज रवाना किए गए। हिंडनबर्ग के चीनी कनेक्शन को लेकर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा है कि अब जब ये साबित हो चुका है कि अदानी समूह पर हमले के पीछे चीन का हाथ है, तो भारत सरकार के लिए जरूरी है कि वो उन सबसे ऊंची राजनीतिक आवाजों के बीच संबंधों की जांच करे जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के छपने से पहले और बाद में सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर तंज कसा था। अदानी समूह पर हमला खनन और बुनियादी ढांचा परियोजना की बोली में चूक का चीनी प्रतिशोध था। इसमें सबसे अहम हाइफा के इजरायली बंदरगाह के लिए बोली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ भारतीय नेता अदानी के हाइफा बंदरगाह की सफलता से बहुत दुखी दिखे। हमारे राजनीतिक वर्ग का एक हिस्सा खुद को चीनी रणनीतिक हितों के साथ जोड़ने पर तुला हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अभियान काफी दिलचस्प होता जा रहा है। WWE हॉल ऑफ फेमर हल्क होगन भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ गए। आज रिपब्लिकन कन्वेंशन में उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में स्टेज पर अपनी शर्ट फाड़ दी और ट्रंप को अपना हीरो बताया। What happened last week when they took a shot at my hero and they tried to kill the next president of the United States? Enough was enough, and I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again.